गाड़ी किसने खड़ी कर दी? हाँ बीजना है करने अपने करना तो ये रोड सर आपका टाइम फोटो दे देते हैं। क्या है चूल्हे पे रोटी बनाई है कभी? और खुशी का वो लम्हा जिसकी हमें काफी समय से इंतजार थी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुभाष बराला जी पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। आज के आज के इस कार्यक्रम में आप सब उत्साही युवक युवतियों के इस कार्यक्रम में उजाने का अवसर देने के लिए मैं आभार प्रकट करूंगा। यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर मीनू संघ जी, उप प्राचार्य श्री कृष्ण कुमार जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री लाल सिंह जी, कार्यक्रम संयोजक श्री जगवीर सिंह जी, उप निदेशक CRSU जीन डॉक्टर ममता ढांडा जी, प्राचार्य SD महिला महाविद्यालय अंजना लोहान जी, रामफल जी, मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र जी, भाई कुलदीप जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष प्रमोद जी और उपस्थित सभी बहुत ही जिम्मेवार यहाँ के नागरिकगण और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चले और इसको अंजाम देने के लिए हाँ जजेस साहिबान भी उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आने का इनका परिचय करवाया गया है। आप विद्वान पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे सब लोग आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित आए हैं। बड़ी खुशी है आपके बीच में आकर के, और जो कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारी हरियाणवी संस्कृति के दर्शन हम सब लोगों को करा रहे हैं। मैं आप सब बच्चों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि कार्यक्रम ही उत्साह और उमंग का है, लेकिन अगर कार्यक्रम उत्साह उमंग का हो, उससे उमंग गायब हो जाए तो भी गड़बड़, और भाई अनुशासन गायब हो जाए तो भी गड़बड़। तो आपने अनुशासन में रह करके और इस अपनी उमंग को बनाए भी रखना है 2 दिन तक, ताकि आपके दिल में भी युवा मन की जो एक अभिलाषा होती है वो भी जागृत रहे, और हमारी हरियाणवी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति
जो पूरी दुनिया की सबसे महान संस्कृति है, आप उसके भी दर्शन कर सको और हमारी जो पुरानी संस्कृति आप उसको आगे बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभा सको। देखिए, आप सब लोगों के लिए बड़ा एक ये सुनहरा अवसर होता है, लेकिन जब बचपन से और तरुणाई आती है जब बच्चों के अंदर, तब उसका मन ये भी करें वो भी करें, बहुत सारे काम करने को करता है। लेकिन हमारा जो जिंदगी का उद्देश्य है उसको मत भूलें। कॉलेज की लाइफ अपनी लाइफ होती है, उसको जिए भी उन्मुक्त ढंग से जिए, अनुशासन में जिए, लेकिन जिंदगी का कोई लक्ष्य बना करके जिए। जब तक जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है तब तक व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मौज मस्ती क्षणिक पल होते हैं जिंदगी के, लेकिन इनमें से जो अपना लक्ष्य बना करके चलता है, मैं देखता हूं जब हम 83-84 में कॉलेज में आए थे, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के विद्यार्थी हमारे साथ ही होते थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे, कुछ मौज मस्ती के साथ खेलों में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन जिंदगी का जो टारगेट उन्होंने बनाया था उस टारगेट को कभी नहीं भूलते थे। आज मैं देखता हूं उनमें से बहुत सारे हमारे पुराने साथियों में से सफल जीवन आजकल वो जी रहे हैं। मेरा परिचय डॉक्टर मीनू सिंह जी ने कराया, तो मेरे भी बचपन से ही छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख दिए थे, लेकिन अपने टारगेट को मैं कभी नहीं भूला, ना ही आप भूले। हम सब के लिए बड़ा जरूरी है कि आज हमारी जो वातावरण है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में पश्चिम की संस्कृति ने जगह बनानी शुरू कर दी है। हम अपने गांव देहात के, अपनी हरियाणवी संस्कृति के जो सरोकार हैं उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ता दिखाई देते हैं, उनको भूलते दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पश्चिम के लोग आज पूर्व की ओर लौटना शुरू कर चुके हैं। आज आप देखते हैं कि हमारे आसपास इस्कॉन मंदिर में कितने बच्चे जाते हैं, मैं पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आपको विदेशी नागरिक वहां श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करते दिखाई देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो अंतोकतवा उद्देश्य होता है, जो प्राप्ति होती है लक्ष्य की, वो हमारी भारतीय संस्कृति में है, विदेशों की संस्कृति में नहीं है। वहां एकल जीवन जीते हुए लोग दिखाई देते हैं, हमारे यहाँ सामाजिक जीवन होता है, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ मामा फूफी फूफा, पता नहीं किस प्रकार के रिश्ते हैं। वहां तो अंकल आंटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, मॉम डैड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो हमारी संस्कृति में गिरावट आई है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मैं कहना चाहूंगा कि जो आज की शिक्षा पद्धति वैसे तो बदल रही है पिछले 10 सालों से, लेकिन उसमें जो हमें बताया गया, जो सिखाया गया, कॉन्वेंट स्कूलों में जो शिक्षा दी गई, वो बड़ी खतरनाक शिक्षा हम लोगों को दी गई। उस कॉन्वेंट की शिक्षा में हमारी संस्कृति को हम कैसे भूले और कैसे हमारे देश का ईसाईकरण जो 500 साल पूर्व पुर्तगाली जब इस देश के अंदर आए थे उन्होंने शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है। हमें इन बातों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। महाविद्यालयों के अंदर जिस प्रकार के लेखकों का इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ तो बच्चे आकर के अपना अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाते हैं, तो अच्छा बुरा समझ करके किस लेखक का सही इतिहास प्रस्तुत किया गया, किस लेखक के द्वारा, उसके ऊपर भी अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है
कि अगर सही इतिहास की जानकारी होगी तो निश्चित रूप में आप भारत का भविष्य जो यहाँ पर मेरे सामने बैठा है वो समाज को भी, हमारी संस्कृति को भी और देश को भी सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका अदा करेगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक कवि की पंक्तियां सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कवि ने कहा है, आपने भी पढ़ा होगा दिनकर जी को, खम ठोंक ठेलता है जब नर, यानी कि एक नर की ताकत बताई गई है, एक इंसान की ताकत बताई गई है। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। नर ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस प्रकार की कवि की जो पंक्तियां हैं, मुझे लगता है आप सब युवक युवतियों के ऊपर ये फिट बैठती हैं। आप अगर पत्थर से भी टकराओगे तो उसको भी आप लोग पानी बना सकते हो, इतनी ताकत आप लोगों के अंदर है। और एक बात और भी कही है कि आसमां में भी छेद हो सकता है, तबीयत से एक पत्थर फेंको तो यारो आप इस प्रकार का पत्थर फेंक सकते हैं। मैं पुनः कॉलेज के सभी यहाँ पर सा मा पा तु सर
का हुआ है। यहाँ नरवाना के कॉलेज के अंदर बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, और जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी गई हैं बच्चों के द्वारा, खास करके हरियाणवी संस्कृति का जो एक वास्तविक प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ का है। मैं यहाँ के जो प्रांगण है महाविद्यालय के, उससे बड़ा प्रभावित हुआ, और यहाँ की जो फैकल्टी है वास्तव में कैसे अच्छे नागरिकों का, अच्छे देश के भविष्य का निर्माण हो, इस काम में ये पूरे संस्था के लोग लगे हैं, इस कॉलेज के लोग लगे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। सर, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस लगातार अब भी ईवीएम को लेकर लगातार अपने रोष जाहिर कर रही है और हाई कोर्ट में भी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, करना है, उनका अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन उनको इस बात के ऊपर पहले मंथन करना चाहिए कि सालों साल से कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई हुड्डा साहब में, रणदीप सुरजेवाला में, कुमारी शैलजा में लगातार चलती रही। इस प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस की अंदरूनी फूट एक तरफ ये, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 9.5 साल से ज़्यादा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चली, फिर नायब जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इसने हरियाणा की जनता के जो स्वप्न थे उन स्वप्नों को साकार करने का काम किया। आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के बीच में मैंने एक बात भी कही है कि किस प्रकार से जो एक संस्कृति बन चुका था एक किस्म से हरियाणा की, वो विकृति कहूँगा मैं उसको, कि बच्चा कोई पढ़ता लिखता तो माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती थी, भाई कैसे मैं नौकरी दिलवाऊंगा, कहाँ से सिफारिश ढूंढूंगा, कहाँ से मैं पैसा लेकर के आऊँगा इसकी नौकरी के बदले देने के लिए। इस प्रकार की चिंता होती थी। इस कार्य संस्कृति को बदलने का काम, इस विकृति को दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्रियों ने किया है। इसी प्रकार से किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए जिस प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर के आई और चहुमुखी विकास हरियाणा प्रदेश का जो किया है, मैं समझता हूँ सारे जो है इस प्रकार के तथ्य हो सकते हैं जिनके दम पर आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कोई साधारण बहुमत नहीं था। हरियाणा प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि कोई भी सरकार, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार ने लगातार रिपीट किया है। इससे पिछली बार हमने कांग्रेस पार्टी के उसको लैंडमार्क को हमने बराबर किया था, क्योंकि 2 बार उनकी सरकार लगातार आ चुकी थी हरियाणा प्रदेश में, लेकिन तीसरी बार किसी की भी पार्टी की सरकार आज से पहले नहीं आई थी। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। मंथन अगर कांग्रेस करे, ईवीएम के ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे कांग्रेस के बंधुओं से कहना चाहूँगा, अपनी कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार का काम कर रही हैं, उनसे थोड़ा सा अगर सबक लेंगे तो भविष्य में उनके काम आ जाएगा, वरना तो भविष्य में हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सर, हरियाणा में जो आरक्षण में वर्गीकरण है सरकार ने लागू कर दिया है, तो डीएससी समाज 24 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उठाया है, क्योंकि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र के ऊपर चलती, यानी कि अंतिम व्यक्ति का भला हो, गरीबतम व्यक्ति का भला हो। उसी भावना से ये डीएससी को इस प्रकार की सुख सुविधाएं अलग से सरकार ने दी हैं, और मैं समझता हूँ उससे प्रभावित होकर के डीएससी समाज जो 24 तारीख को कार्यक्रम जींद के अंदर करेगा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन जींद के अंदर होगा। भाजपा होता है, सभी पुराने जो सदस्य हैं उनका नवीनीकरण होता है, नए सिरे से सारे सदस्य बनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, जो 12 लाख से ऊपर अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सदस्य बन चुके हैं। पूर्व में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब हमने 34 लाख से ज़्यादा की सदस्यता हरियाणा प्रदेश में की थी, और अब तो लगातार 2014 के चुनाव के बाद से हमारा मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। हम 33.5% से हम 40% तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है ये 50 लाख की सदस्यता का रिकॉर्ड भी हमारी पार्टी के संगठन की टीम पूरा करेगी। मैं खुद किसान हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, और किसानों के लिए मैंने पार्टी के बैनर पे और पार्टी के बैनर के अलावा भी खूब संघर्ष किया है। लेकिन मैं एक बात तटस्थ होकर के कहता हूँ
कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के हमारे दोनों ही मुख्यमंत्री जियों ने, चाहे मनोहर लाल जी थे चाहे नायब जी हैं, किसान के लिए किए उतने काम कोई कर नहीं सकता। मैं सब किसान बंधुओं से कहूँगा कि देखिए, समस्या का और किसान का तो चौड़ी दामन का साथ है। समस्याएं किसान को छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन इस बात के लिए भी किसान वर्ग को खुले दिल से विचार करना चाहिए कि क्या पूर्व की सरकारों में जो समस्याएं किसान की थी, क्या उनका समाधान नहीं हुआ है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी फसलें हमारी सरकार सरकारी स्तर पर खरीदने की गारंटी कर चुकी है? देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए फसल बीमा से लेकर के उनकी फसल की खरीद के ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है। किसानों को सुख सुविधाएं देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO बना करके किसानों को सब प्रकार की व्यवस्थाएं, किसान मिल करके एक छत के नीचे उनके लिए खाद की, बीज की, कृषि उपकरण की और यहाँ तक कि बाद में बिक्री की जब हमारे हाथों में देने का मन बना चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। हमारे पैक्स जो बैंक हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, वो हमारे लोगों की हैं, किसानों की हैं, किसानों के द्वारा बनाई गई हैं, किसानों के लिए बनाई गई हैं। उनको अधिकार देश की सरकार दे रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहले केवल प्रदेशों में होता था। इस प्रकार के सुख सुविधाएं किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया, जिसके आजकल मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो हमारा ही, जैसे मैंने बताया, किसान का है, किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है, उसको इतनी सारी सुविधाएं देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इन सारी बातों के ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके हमारे किसान बंधु, किसान आंदोलनकारी अगर विचार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर फिर भी कुछ किसान के लिए करने का होगा, मैं तो कह रहा हूँ किसान के लिए करने के लिए बहुत कुछ बातें और भी बचती होंगी, लेकिन अगर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसान बंधु बात करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व में भी बहुत समस्याओं का समाधान हुआ है, वर्तमान में और भविष्य में भी समाधान होगा। लास्ट क्वेश्चन सर। राहुल गांधी जी से पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि विपक्ष का नेता नहीं चुना, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अब ऐसे इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मजाकिया लहजा कोई है। वो तो उनका एक जितना को उन्होंने सीखा उसका प्रकटीकरण है, वो प्रकट कर देते हैं। वो बहुत मुझे लगता है जो अंदर हैं वो बाहर हैं, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है। जो बात उन्होंने कही उनके अंदर से ही निकल करके आई है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है उसके ऊपर दृष्टिकोण उनका जो भी होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रतिबद्धता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कमिटमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व क्षमता ना देश में दिखाई दे रही है ना प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। वरना आप देखिए कितना महत्वपूर्ण पहला सेशन, और मुझे लगता है इतना समय या तो मनोहर लाल जी देते थे सदन में या नायब सैनी जी ने दिया है। इससे पूर्व की सरकारें विधायकों को यानी कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर इतना समय कभी नहीं देते थे, पहली बार दिया है। और दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष बिना नेतृत्व के था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया ही है, हो सकती हैं उस अच्छे प्रयास में विपक्ष अगर अपना नेता चुन करके वहाँ पे आता, कुछ चीज़ें और सकारात्मक उसमें जुड़ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में ऐसा वो जल्दी सी नहीं कर पाएंगे। जो उनके अंदर टूट है, फूट है, उसी का परिणाम है। सर